नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षकों के परिवार टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। गणित शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे बाय जायसवाल सर। आपको पता है पेडागोजी में 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के आते हैं और 15 प्रश्न आपके कंसेप्ट के आते हैं। तो पहले हम पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर हम आपके कंसेप्ट वाले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में 15 बेहतरीन पेडागोजी के प्रश्न देखने वाले हैं, वो भी 15 मिनट के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि कल के मॉक क्वेश्चन में हमने पूछा था मैथ्स पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर पहले में, कि छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा, वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने डी ऑप्शन किया था, अभ्यास द्वारा। बिल्कुल सही आपने किया था कि छात्र जो गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा? अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अवबोध की, अभिवृत्ति की, अभिरुचि की या व्यक्तित्व की कर रहा है? तो आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो यह दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके अभिरुचि की बात करेंगे। देखिए काफ़ी सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। कभी व्यक्तित्व होगा, अभिरुचि होगा, अभिवृत्ति होगा। इसके समझने में इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है। किसका? आर्यभट्ट का जान रहा है। तो किस उद्देश्य की पूर्ति जान रहा है? योगदान उसका जान रहा है, मतलब उसकी योगदान, आर्यभट्ट ने जो समाज में योगदान किया है उसकी क्या है, किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अभिरुचि के बारे में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, तो वह किस कारण से संबंधित होगा? व्यक्तित्व के, ज्ञान उपयोग से, कौशल से या अवबोध से हो जाएगा। देखिए ताश के पत्तों में जो छुपे अंक होते हैं, वे खेल को छात्र अपनी विचारधारा, किसकी? देखिए छात्र जो है अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, मतलब ये छात्र कर रहा है, ये भी ध्यान देना है। तो जो छात्र करेगा वह किस प्रकार से कर सकता है? कौशल के रूप में कर सकता है, या अवबोध के रूप में, ज्ञान उपयोग के रूप में, या व्यक्तित्व के रूप में। देखिए छात्र जो है अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, मतलब उसका वह किस कारण से संबंधित हो जाएगा? तो वह आपका व्यक्तित्व से संबंधित हो जाएगा। कोई भी छात्र या आप अपनी विचारधारा से बताएंगे तो फिर आपका ये व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 4th नंबर प्रश्न की। आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को, इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। 4th नंबर प्रश्न दोस्तों यह है कि सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है। मान लीजिए सम संख्याएं हैं, विषम संख्या है, इनको बालक जैसे कॉलम बना दिया जाता है। एक कॉलम सम संख्याओं का कर दिया गया, ठीक है, दूसरा कॉलम यहाँ पे विषम संख्याओं का बना लिया। एक सारणीबद्ध बालक कर रहा है, तो वह किस उद्देश्य की प्राप्त कर रहा है? ज्ञान उपयोग की, कौशल की, अवबोध की, व्यक्तित्व की कर रहा है। तो फिर अगर बालक सारणीबद्ध कर रहा है, दोनों को सम और विषम करने की संख्याओं को अलग अलग कर रहा है, ठीक है, तो वह किसकी कर रहा है? तो फिर वह कौशल की कर रहा है। किस उद्देश्य की प्राप्त कर रहा है? कौशल के उद्देश्य की प्राप्त कर रहा है। 5वां प्रश्न है गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है? बहुत बार पूछा गया है, जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेंगे। वीवीआईपी प्रश्न है और वीवीआईपी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। वीवीआईपी लोग हो जाएं, वीवीआई व्यक्ति हो जाएं, वीवीआईपी मानव हो जाएं, या वीवीआईपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इनकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कमेंट करके बताना है। और आप भी बता सकते हैं कि
मैथ्स पेडागोजी यानी गणित शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 2 में 15 में से आपका स्कोर कितना है। आप कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से अपना स्कोर बता सकते हैं, अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। तो गणित विषय के लिए पुरातन शोध के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है? हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अगर आपका जवाब ऋग्वेद है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो प्राइमरी लेवल की तैयारी चल रही है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर आने वाले प्रश्न पर प्राथमिक स्तर पर भी हम पूछेंगे, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं माध्यमिक स्तर पर। तो माध्यमिक स्तर पर अंक गणित की जो शिक्षण विधि होती है वह प्रायोगिक विधि होती है, विश्लेषण व संश्लेषण विधि होती है, आगमन निगमन विधि होती है, या ये सभी विधियां होती हैं। तो सभी आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि जो होती है वह आगमन और निगमन विधि होती है। यह आपको ध्यान देना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, श्रीधर की बात कर रहे हैं। तो हासिल का हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? श्रीधर की बात कर रहे हैं। नोट कर लेंगे। और फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल आपको मिलने वाला है। क्लास को या वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपको फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल कहाँ से प्राप्त होने वाला है। 8वां प्रश्न आइए जान लेते हैं कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? यानी छात्र किसकी कर रहा है? वृत्त भी दिया गया है और एक गोला दिया गया है, तो दोनों में तुलना कर रहा है। तो किस उद्देश्य की उसको पूर्ति हो जाएगी? ज्ञान की, अवबोध की, कौशल की, या ज्ञान उपयोग की हो जाएगी। तो सभी जानते हैं अगर बच्चा इन दोनों, क्योंकि सभी लोग जानते हैं वृत्त भी गोल होता है और गोला तो गोल होता ही होता है। अब इन दोनों को अगर तुलना कर रहा है तो उसकी उद्देश्य मतलब वो अवबोध कर रहा है, पहचानने की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अवबोध आ जाएगा। 9वां प्रश्न है कि एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, तो भाई किस विधि से प्रेरित होगा? तो कोई भी अध्यापक, मान लीजिए आप ही अब अध्यापक हो गए, अध्यापिका हो गई, आपकी नियुक्त होती है, आप गणित के शिक्षक शिक्षिका बनते हैं, तो गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का आप लोग अनुसरण कर रहे हैं, तो किस विधि से आप प्रेरित होंगे एक अध्यापक के रूप में? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, यह हम बात कर रहे हैं निगमन विधि की बात कर रहे हैं। देखिए जब भी प्रयोगशाला विधि की बात की जाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा, और लेकिन यहाँ पर बात की गई है किसकी? गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण। तो अवरोही क्रम का अनुसरण मतलब निगमन विधि की बात करेंगे। अवरोही मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, निगमन नियम के अकॉर्डिंग। तो अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, किस विधि से प्रेरित है? तो वह निगमन विधि से प्रेरित हो जाएगा। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? कहते हैं ना, या किसी का विस्तृत रूप है। तो इसी प्रकार प्रयोगशाला विधि किस विधि का यह विस्तृत रूप है, यानी एक बड़ा रूप है। इकाई विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण विधि का, आगमन विधि का। तो सभी जानते हैं आगमन विधि का, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो आगमन विधि का विस्तृत रूप कौन हो जाएगा? प्रयोगशाला विधि। ये ध्यान दीजिएगा। और प्रयोगशाला विधि किसका विस्तृत रूप है? तो आगमन विधि का विस्तृत रूप है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रयोगशाला विधि का आधार आगमन विधि होती है, जानते हैं, किंतु सिद्धांतों और निष्कर्षों की प्राप्ति जो है क्रियात्मक रूप से की जाती है। जो सिद्धांत और निष्कर्ष होते हैं इनकी प्राप्ति क्रियात्मक रूप में की जाती है, या क्रियात्मक रूप से की जाती है। इसलिए प्रयोगशाला विधि को आगमन विधि का क्रियात्मक भी कहा जाता है। और प्रयोगशाला विधि में ज्ञान का आधार जो होता है वह ज्ञानेंद्रियाँ होता है, ज्ञानेंद्रियाँ होता है, और प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो प्रयोगशाला विधि में जो प्राप्त ज्ञान होता है वह स्थायी होता है, ये आपको ध्यान देना है। 11वां नंबर प्रश्न है, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि कौन सी होगी? कोई भी खेल है उसका क्षेत्रफल ज्ञान कराने में सहायक विधि यहाँ पे पूछा जाए। आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि, प्रदर्शन विधि। देखिए सहायक की बात कर रहे हैं। सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक, आप सभी लोग जानते हैं सहायक शिक्षक की एक ग्रेड भी होता है। तो किसी खेल के क्षेत्र फल का ज्ञान कराने में सहायक विधि पूछा जा रहा है। तो खेल खेल में है, वो भी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो सभी जानते हैं क्रिया विधि की बात करेंगे। तो सहायक विधि कौन सी हो जाएगी? किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञान कराने में वह हो जाएगी क्रिया विधि।
क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञान कराना है उसके लिए क्रिया करना पड़ेगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी। देखिए किसी वृत्त में परिधि और व्यास करना है। देखिए ये वृत्त हो गया और वृत्त की परिधि सभी लोग जानते हैं 2πr, ये चारों तरफ का ये क्या है, वृत्त की परिधि कहलाती है। और वृत्त का व्यास केंद्र से डाली गई जीवा जो है वृत्त का व्यास कहलाती है। यह सबसे बड़ी वृत्त की जो जीवा होती है वह व्यास कहलाती है। जो केंद्र से होकर दोनों वृत्तों को अगर मिला देने वाली रेखा व्यास कहलाती है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जब वृत्त के दो बिंदुओं को मिलान करती है वह व्यास कहलाती है। तो इन दोनों में संबंध बताना या स्थापित करना कौन सी विधि सहायक होगी। तो आप सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रयोगात्मक विधि की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक पद्धति सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जो प्रयोग के आधार पर की जाती है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प प्रणाली एक विकसित एवं उन्नत विधि कहलाती है। इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत करते हैं और मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थांडाइक है। ये नोट कर लेंगे। बेहतरीन लाजवाब बता रहे हैं प्रश्न, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सरोपरी है। 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है, लाजवाब तैयारी हो रही है। जी हाँ, 13वां प्रश्न है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। संश्लेषण विधि पर, प्रयोगात्मक विधि पर, आगमन विधि पर या प्रदर्शन विधि पर। तो गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं दोस्तों, वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। तो गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं दोस्तों, वह संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। यह संश्लेषण विधि है क्या दोस्तों। देखिए संश्लेषण का शब्द होता है जोड़ना या इकट्ठा करना, समेटना, समेकित करना, और इस विधि में विश्लेषण प्रक्रिया के पश्चात खंडों को हलों को इकट्ठा समेकित करके नवीन निष्कर्ष का सर्जन करना। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती हैं और विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। विश्लेषण मतलब होता है कोई भी एक बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्ययन कर लेना, वह कहलाता है विश्लेषण। फिर संश्लेषण मतलब होता है जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनको इकट्ठा कर लेना, वह कहलाता है संश्लेषण। तो एक दूसरे के पूरक होती हैं विश्लेषण और संश्लेषण। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था। एचिसन ने, रॉबर्ट बुश ने, एलन ने, मॉरिसन ने। तो सभी जानते समझते हैं आप लोग, यानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था, तो हम बात करें मॉरिसन की बात कर रहे हैं। इकाई उपागम मॉरिसन शिक्षाविद ने दिया था। और फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम आज ही ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपको सारे PDF फाइल, नोट्स सब कुछ फ्री में प्राप्त होंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षक का परिवार है, TT फैमिली है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है। बात करेंगे प्रश्न की कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। रॉबर्ट ब्रेल, फ्रेड ब्रेल, लुई ब्रेल, तीनों सही है। तो सभी जानते हैं नॉर्मल सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन सभी लोग जानते हैं, हम लुई ब्रेल ने किया था और इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि होती है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने को छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो ये यहाँ से प्रश्न और भी प्रश्न बनेंगे, तो यहीं से प्रश्न बनेंगे लुई ब्रेल से संबंधित। किसका आविष्कार जो है 1821 में हुआ। ठीक है, फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल कहाँ के लेखक थे, फ्रांसीसी, अमेरिकन, भारतीय, कहाँ के थे। तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रांसीसी लेखक थे। और मॉक क्वेश्चन जान लेते हैं आज का मॉक क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस मॉक क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जेकब एल मॉरनो का संबंध किस विधि से है। प्रश्नोत्तर विधि से, सूक्ष्म शिक्षण विधि से, समाज मिति विधि से या व्यक्ति अध्ययन विधि से।
तो जेकल एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है, अब आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ बताना है 15 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, कितना फीडबैक किया। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट सेशन पर। धन्यवाद सभी का।